हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज स्टूडियो बंद किया हुआ है मैंने, तो आज घर से ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कंप्यूटर से। तो आज डिजिटल बोर्ड की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। चलिए आज सेशन 4 ले लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस टुडे, लेट अस सी। ईपीएफओ का रिवीजन वी आर डूइंग। चलिए शुरू करते हैं। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाई एम के गांधी, वल्लभ भाई पटेल, एम के गांधी और नारायण मल्हर जोशी और एन एम जोशी। इनमें से किसने शुरू की थी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? 1918 में वहां पे अहमदाबाद मिल से स्ट्राइक हुई थी। तो वहां पर इट वाज, इवन दो वल्लभ भाई पटेल ऑल्सो वाज देयर, गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल वहां पर ऑलरेडी उसको लीड कर रहे थे, गांधी जी बाद में पहुंचते हैं, बट अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड under the aegis of Gandhiji. It was Gandhiji who founded Ahmedabad Textile Labour Association alone. Vallabhbhai Patel was not instrumental in formation of this. Again, from question from Bipin Chandra, very very important. It was founded by Gandhiji. So 3D is the answer. During Ahmedabad Textile Labour Mills strike हुई थी. Which of the following was the main issue against which Gandhiji supported the cause of workers during Ahmedabad Mills strike? देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती है। मैं जानबूझ के ऑप्शंस थोड़े से टफ बना देता हूं तो आपको आके कंसेप्ट समझ में आ जाए, आप गलती ना करें। तो अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक हुई थी 1918 में, जिसका जिक्र मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। गांधी जी भारत आए थे और गांधी जी किसान मजदूरों के मूवमेंट के लिए काम करने लगे थे। तो अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक हुई थी क्यों? क्योंकि वर्कर्स को लगातार कम से कम वेजेस दिए जा रहे थे, तो वो उठ खड़े हुए कि हमको वेजेस बढ़ाए जाए। या चूंकि प्लेग फैला था उन दिनों, हालात बुरे थे, आपको पता ही 1918 से 1920 तक स्पेनिश फ्लू वगैरह का जो है पेंडेमिक हुआ था वर्ल्ड में, तो यहाँ भी प्लेग फैला था, जिसकी वजह से कंडीशंस फैक्ट्रीज में काफ़ी ख़राब थी। वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी कि कंडीशंस ठीक करो वरना हम काम नहीं करेंगे, ये कारण था। या एनुअल बोनस जो कंपनी ने वर्कर्स को दिया हुआ था, वो वर्ल्ड वॉर, चूंकि वर्ल्ड वॉर हो गई थी, वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ऐसे में खर्चे उठाना मुश्किल था, तो कंपनी ने एनुअल बोनस वापस ले लिया था। या नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन नहीं है सही, दूसरा सही नहीं है, तीसरा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हुआ ये था कि प्लेग की वजह से वर्कर्स वापस जाने लगे थे अहमदाबाद शहर छोड़कर। जैसे अभी आपने देखा है लोग माइग्रेशन होने लगा था, तो वैसा ही उस समय हुआ था। तो फैक्ट्री मालिकों ने, जो कॉटन मिल के मालिक थे, जो कि गुजराती मर्चेंट्स हुआ करते थे, उन्होंने वर्कर्स को कहा हम आपको बढ़ी हुई सैलरी दे देंगे, 70% तक ज़्यादा दे देंगे, लेकिन आप जाइए मत। उस बढ़ी हुई सैलरी को एनुअल बोनस बोला गया था। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर के बाद हालात ठीक होने लगते हैं, इकोनॉमी बेहतर होने लगती है, मिल ओनर्स एनुअल बोनस मिल ओनर्स वापस ले लेते हैं। हालात जब ठीक होने लगे तो उन्होंने कहा कि एनुअल बोनस वापस लिया जाता है, आपको सेम सैलरी पे हम रिवर्ट करते हैं। तो कारण ये नहीं था कि वर्ल्ड वॉर की वजह से ऐसा हुआ था, वजह ये थी कि अब हालात ठीक हैं और अब आपको हम एनुअल बोनस वापस लेते हैं, आपको सेम सैलरी पे करते हैं। तो मेन कारण ये था, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। ये नहीं कि वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत महंगाई हो गई है और कंपनी ने एनुअल बोनस वापस ले लिया है। हैंस डी इज द आंसर। मेन वजह ये थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन ऑर्गन ऑफ द और माउथ पीस ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? 1924 में बनती है HRA। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लहरी, ये सब मिलके बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन। ये सब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल हुए थे, लेकिन नॉन कॉपरेशन विड्रॉ हो गया तो सब होपलेस हो गए थे। तो इन्होंने कहा एक संस्था बनाते हैं, संस्थागत तरीके से काम करते हैं, तो HRA बनी थी। अब ये पूछ रहे हैं कि HRA का जो मेन ऑर्गन था, माउथ पीस था, जिसके जरिए वो अपनी बात कहते थे, वो क्या था? बंदी जीवन था, या रिवॉल्यूशनरी नाम का अखबार था, या गदर था? इट वॉज रिवॉल्यूशनरी। अगेन फ्रॉम बिपिन चंद्रा। बहुत छोटा सा फैक्ट है, मिस हो जाता है लोगों से।
रिवॉल्यूशनरी वॉज द मेन ऑर्गन और माउथ पीस, और यू कैन से जो उनका पत्रिका निकलती है उसका नाम रिवॉल्यूशनरी था, ये निकालती थी HRA। 1928 में इसका नाम HSRA हो जाएगा जब भगत सिंह इसमें बहुत एक्टिव हो जाते हैं। बंदी जीवन वॉज रिटन बाई सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिन नाथ सान्याल की बंदी जीवन लाइफ ऑफ अ प्रिजनर मानी जाती है आंदोलनकारियों के लिए बाइबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती थी, हैंडबुक मानी जाती थी, लाइफ ऑफ अ प्रिजनर रिटन बाई सचिन नाथ सान्याल, हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन हार्डिंग बॉम्ब केस इन 1912। हार्डिंग पे जो बॉम्ब फेंका था उसमें रास बिहारी बोस के साथ ये भी शामिल थे। तो रिवॉल्यूशनरी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माउथ पीस ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। राम प्रसाद बिस्मिल वॉज प्रेसिडेंट ऑफ HRA। In 1897, Chapekar Bandhu killed British officials Rand and Irest because they had acted unjustly against Indians during plague epidemic। प्लेग के दौरान इन लोगों ने बड़े अत्याचार किए थे, इसलिए इनको मार दिया बालकृष्ण और दामोदर चापेकर ने। पहला स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा हो गया है, इन ऑर्डर टू कंट्रोल सच एक्टिविटीज द ब्रिटिश देयर आफ्टर पास्ट एपिडेमिक एक्ट 1897। तो फिर जब ऐसे हालात ज्यादा होने लगे हैं, ऐसे आंदोलन होने लगे हैं, किलिंग्स होने लगी हैं, तो अंग्रेजों ने एपिडेमिक एक्ट पास किया जिसमें उन्होंने स्पेशल पावर्स ले ली अपने लिए। पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। एपिडेमिक एक्ट पहले ही पास हो गया था, एपिडेमिक एक्ट पहले ही पास हो गया था। रैंड और आयरेस्ट एपिडेमिक एक्ट में ही एक्ट कर रहे थे, वो उसी के तहत ही काम कर रहे थे, जिसमें उनको पूरा अधिकार है कि लगता है इस व्यक्ति को प्लेग है तो इसे जबरदस्ती पकड़ के अस्पताल ले जाया जाए, जैसा कि पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसा नहीं था कि एक्टिविटीज होने लगी तब एपिडेमिक एक्ट पास किया गया था, एपिडेमिक एक्ट पहले ही पास कर दिया गया था, उसके तहत ही रैंड और आयरेस्ट काम कर रहे थे। तो सेकंड गलत है, और अभी भी ये लागू है एपिडेमिक एक्ट 1897। जब 1896 के बाद जब बहुत बुरी तरीके से फेमिन फैला था महाराष्ट्र डेक्कन में, तब ये कानून पास किया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो सेकंड इज नॉट करेक्ट, इट वाज पास्ड अर्लियर। रैंड जो पूना शहर का प्लेग कमिश्नर था, आयरेस्ट गलती से मारा गया था, एक ऑफिसर था। वासुदेव दोनों चापेकर बंधु, उनका तीसरा भाई भी था, तीनों को फांसी पहले 2 को होती है, बाद में तीसरे को भी हो जाती है। This is this thing. After 1805, Governor General Wellesley was recalled from India. Wellesley 1798 में भारत आया था और ये 1805 तक रहा था। इसने सब्सिडरी अलायंस भारत में लागू किया था, सहायक संधि, भारतीय राज्यों से इसने सहायक संधि साइन करवाई थी, जबरदस्ती करवाई थी, लेकिन 1805 में इसे वापस ले लिया गया था। इसने बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजी सरकार के कंट्रोल में ला दिया था। क्योंकि बड़ा कैपेबल था, इसलिए 1805 में इसे वापस बुला लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू यूज हिज मिलिट्री जनरलशिप अगेंस्ट फ्रेंच थ्रेट इन यूरोप। उधर नेपोलियन का प्रकोप पूरे यूरोप में बढ़ता जा रहा था, तो ये जानते थे कि सक्सेसफुल हुआ है ईस्ट में, इसको बुलाकर फ्रांसीसियों के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। ही इज ए वेरी केपेबल मिलिट्री जनरल है। पहला गलत है, वेलेस्ली को वापस इसलिए बुला लिया गया था कि जो राज्यों को हड़पा जा रहा था अंडर सब्सिडरी अलायंस, उसमें वॉर्स काफी महंगी होती जा रही थी। वो मराठाओं के प्रति एंग्लो मराठा वॉर उस समय होने लगी थी, जिसमें मराठा पावर्स को वो सब्जुगेट करने जा रहा था, और जो 1803 से 1805 जो वॉर थी उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होने लगा था, और अंग्रेज़ों के हालात पैसे को लेकर उस समय सही नहीं थे, क्योंकि उधर नेपोलियन से लड़ाई करनी पड़ रही थी। ऐसी इस वजह से तुरंत वेलेस्ली को वापस बुलाया गया और कॉर्नवालिस को भेजा जाता है। तो आपको याद होगा कि 1805 से 1806 तक फिर कॉर्नवालिस दोबारा भारत में आया था कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर मिंटो 1 आ जाएगा। तो कॉर्नवालिस सेकेंड बार भी आया था, फिर इसकी डेथ हो जाती है यहीं पर इंडिया में। तो इट वाज इसलिए बुलाया गया था कि खर्चा उस समय अंग्रेज सरकार नहीं करना चाहती थी, वो चाहते थे अब मामला थम जाए, इंडियन वॉर्स को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, ये वजह थी। वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस में सबसे पहले हैदराबाद को कैप्चर कर लिया था, मैसूर को कैप्चर कर लिया 1899 में, कुछ मराठास को कर लिया है। इस तरीके से उसने
सबसे ज़्यादा एरिया जो ब्रिटिश एम्पायर में जोड़ा था वो वेलेस्ली ने जोड़ा था। ही इज़ नोन फॉर सब्सिडियरी अलायंस। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड इंक्वायरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू। ये जो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट हुई थी, ये क्यों अपॉइंट हुई थी? क्या बारदोली में रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू इश्यूज में इंक्वायरी के लिए हुई थी, या मेरठ ट्रायल अगेंस्ट कम्युनिस्ट लीडर्स, या असेंबली बॉम्ब केस भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त वाला, या साइमन कमीशन में जो अत्याचार किया था पुलिस ने उसके लिए अपॉइंट हुई थी? 1928 में आपको याद होगा वल्लभ भाई पटेल ने लॉन्च किया था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली में जो कि एक रैयतवाड़ी एरिया हुआ करता था, वहां सरकार ने रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, 22% तक बढ़ा दिया था। तो किसान वहां आंदोलन में आ गए थे, उनको लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। तब किसानों ने कहा था ये रेवेन्यू गलत है, जो बढ़ाया जा रहा है ये गलत बढ़ाया जा रहा है। तो जब आंदोलन होने लगा, वल्लभ भाई पटेल ने इसको लीड किया था, तब फिर सरकार ने अपॉइंट किया था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड इंक्वायरी कमेटी की देखा जाए कि रेवेन्यू जो बढ़ाया गया है वो ज़्यादा जायज़ है या नहीं जायज़ है। तो इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दी कि 6% बढ़ा सकते हैं, 22% बहुत ज़्यादा है। तो इट वॉज appointed to inquire into the enhancement of revenue in बारदोली against which वल्लभ भाई पटेल launched बारदोली सत्याग्रह। यहीं पर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। इट वॉज गिवन बाई द वीमेन ऑफ बारदोली, नॉट गांधी जी, ड्यूरिंग बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह वॉज लेड बाई वल्लभ भाई पटेल सिंगल हैंडेडली। मेरठ ट्रायल मैंने आपको बताया था 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में बन गई थी, 1925 में कानपुर से काम करने लगी है, और कम्युनिस्ट मूवमेंट भारत में बहुत तेजी से चल रहा था। इस कम्युनिस्ट मूवमेंट की गति को रोकने के लिए 1929 में बहुत सारे लीडर्स पर मुकदमा चलाया गया था कि कम्युनिस्ट लीडर्स के ऊपर, उसे मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। ये 1929 में हुआ था। और आप जानते ही हैं असेंबली बॉम्ब केस में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंका था पार्लियामेंट में 8 अप्रैल 1929 में। यहीं पे भगत सिंह को अरेस्ट कर लिया गया था। और ये साइमन कमीशन एजिटेशन में कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं हुई है। तो दिस इज बारदोली। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वॉज नॉट पार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942? इनमें से कौन सा क्विट इंडिया मूवमेंट के पार्ट नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस, राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण। 1941 में सुभाष चंद्र बोस एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया। इनको 1940 में हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। 1939 में इन्होंने त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, और ये आर्म्ड रिबेलियन की बात किया करते थे जो कांग्रेस के कैरेक्टर से मैच नहीं करती थी, मेल नहीं खाती थी। इन्होंने अपनी तरीके से काम करना शुरू किया, इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। 1941 में कलकत्ता के एल्गिन रोड पे इनका रेजिडेंस था, वहां से ये अपने भतीजे के साथ अपनी कार में जियाउद्दीन नामक इंश्योरेंस एजेंट के नाम से एस्केप कर जाते हैं, और झारखंड में गोमहो से ये एक ट्रेन लेते हैं पेशावर के लिए, पेशावर से काबुल, काबुल से मॉस्को, मॉस्को से ये रोम होते हुए बर्लिन पहुंच जाते हैं। तो इट वॉज सुभाष चंद्र बोस हु ऑलरेडी हैड लेफ्ट इंडिया बाय दैट टाइम। राजगोपालाचारी क्विट इंडिया मूवमेंट से शुरू होने से पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। वो कहते थे कि जो भी बातें करनी है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ फॉलो होनी चाहिए, और हिंदू मुस्लिम समस्या सॉल्व होगी तो सब समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। इन्होंने फिर सीआर फॉर्मूला दिया था 1944 में। तो ये भी कांग्रेस छोड़ चुके थे, तो क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्ट नहीं थे। जयप्रकाश नारायण प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट अलॉन्ग विद मैनी अदर लीडर्स। बहुत सारे और लीडर्स थे, उनके साथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अरुणा आसफ अली प्लेड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। शी प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट। सुचेता कृपलानी, उषा मेहता ने बॉम्बे से कांग्रेस रेडियो चलाया था, जिनको रेडियो बैन भी बोल देते हैं। आप मेरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो एमसीक्यूज होते हैं, उषा मेहता को रेडियो बैन भी बोला गया था। हु रैन कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, इनको फिर अरेस्ट कर लिया गया था। तो जयप्रकाश नारायण प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल अलॉन्ग विद राम मनोहर लोहिया। तो फर्स्ट एंड सेकंड वर नॉट पार्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। In the context of medieval Indian history, the phrase scientific frontier meant, ये क्वेश्चन मैंने ये कंटेस्ट की वजह से लिया है, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 12th। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में साइंटिफिक फ्रंटियर क्या है?
एक जियो स्ट्रेटेजिक एरिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, या एरिया इनहेबिटिंग इंपॉर्टेंट एजुकेशनल लर्निंग सेंटर्स इन बीजापुर, बीजापुर साइंटिफिक स्टडीज का केंद्र बना था, ओवरलैपिंग एरिया ऑफ पर्शियन एंड इंडियन नॉलेज, या नन ऑफ द अबव। साइंटिफिक फ्रंटियर इस्तेमाल हुआ है एनसीईआरटी में, जिसमें बोला गया है कि काबुल, गजनी और कंधार ये एक लाइन में हैं, ये काबुल है। अगर ये हिस्सा भारत में है तो भारत हमेशा से सिक्योर रहेगा, भारत में कोई एंट्री नहीं कर सकता है, और अगर काबुल, गजनी, कंधार भारत में नहीं है तो भारत को समस्या होती चली जाएगी। तो ये काबुल, गजनी, कंधार लाइन को हिस्टोरियंस कहते हैं साइंटिफिक फ्रंटियर। भारत के जो शासक काबुल, गजनी, कंधार को अपने अंडर में रख पाए वो भारत को सिक्योर किए रहे। भारत का सबसे इनसिक्योर एरिया यही है, उत्तर पश्चिम भारत, यहीं से हमेशा अटैक होते रहे, क्योंकि काबुल, गजनी, कंधार की लोकेशन ऐसी है कि ये भारत में है तो भारत को उत्तर पश्चिम से कोई खतरा नहीं होगा। चाहे वो अशोक हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, या फिर चंद्रगुप्त सेकंड हो, या शाहजहां हो, या करजन हो, सभी को प्रॉब्लम रही साइंटिफिक फ्रंटियर मतलब उत्तर पश्चिम भारत से। तो इट वॉज ए जियो स्ट्रेटेजिक एरिया इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। काबुल, गजनी, कंधार लाइन को कहते थे साइंटिफिक फ्रंटियर। स्वराज पार्टी के बारे में स्टेटमेंट, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए फैक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस में से कुछ लोगों ने इसे बनाया था। इसके बनने के बाद इसके लीडर्स को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। स्वराज पार्टी was successful in getting one of its members elected as president of Central Legislative Assembly in 1925। स्वराज पार्टी 1922 में गांधी जी ने वापस ले लिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कुछ कांग्रेस के नेता CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये सब मूवमेंट वापस लेने के पक्ष में नहीं थे, तो इन्होंने कहा मूवमेंट दोबारा रिज्यूम किया जाए। जब कांग्रेस नहीं मानी है तो इन लोगों ने 1923 में बना ली थी स्वराज पार्टी। दिसंबर के गया सेशन में CR दास ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अनाउंस कर दिया वी आर फॉर्मिंग स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी बनी थी 1923 से 26 तक, बड़ी एक्टिव रही और इसने इलेक्शंस भी लड़े थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो इलेक्शन होने वाले थे, जिसमें भारतीयों को काफ़ी सारे अधिकार दे दिए गए थे, तो ये कह रहे थे कि हमको इलेक्शन लड़ने चाहिए और सरकारों का, पार्लियामेंट का पार्ट बनना चाहिए, विधानसभाओं का पार्ट बनना चाहिए। नॉन कॉपरेशन एंड होने के बाद ये कहा जा रहा है कि बाहर के हालात ऐसे नहीं है, मूवमेंट जारी रखा जाए। तो ठीक है, बाहर हालात सही नहीं है तो क्यों ना हम काउंसिल्स में घुसें, MP MLA बने, और सरकार को, क्योंकि हमको राज्यों में मेजोरिटी दे दी गई है, तो हम काउंसिल्स में घुस के, विधानसभाओं में घुस के सरकार को वहां पराजित करेंगे, कोई बिल पास नहीं होने देंगे। इसलिए जो मूवमेंट बाहर से पॉसिबल नहीं है उसे हम अंदर से पॉसिबल करेंगे। इसलिए कांग्रेस का यह कहना कि मूवमेंट इलेक्शन ना लड़े जाए 1923 के, हम कहते हैं इलेक्शन लड़े जाए। जब कांग्रेस राजी नहीं हुई है तो इन लोगों ने फिर कांग्रेस से निकल के अपनी स्वराज पार्टी बना ली है और इलेक्शन लड़के जीते भी हैं। इनको हाईएस्ट नंबर ऑफ सीटें मिली हैं सेंट्रल पार्लियामेंट में। वहीं पे अपनी मेजोरिटी के चलते इन्होंने 1925 में विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष पद का पद दिलवा दिया है। विट्ठल भाई पटेल वॉज एल्डर ब्रदर ऑफ वल्लभ भाई पटेल। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू एक्ट एज स्पीकर ऑफ लोकसभा बिफोर इंडिपेंडेंस। आप कह सकते हैं कि उस समय लोकसभा जैसी हुआ करती थी। तो ये पहले भारतीय थे जो अध्यक्ष बने थे सेंट्रल असेंबली के। ही वॉज मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के बाद थोड़ी सीटें कम थी, उन्होंने दूसरी पार्टी के साथ कोलिशन किया है और फर्स्ट इंडियन हु बिकेम प्रेसिडेंट वाज ही। तो ये तीसरा भी सही है, लेकिन स्वराज पार्टी के लीडर्स को कांग्रेस से निकाला नहीं गया था। इट रिमेन्ड ए पार्ट ऑफ कांग्रेस एवर। इसे निकाला नहीं गया था, दे वर पार्ट ऑफ कांग्रेस। इसलिए इसका नाम रियल नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। रियल नेम वॉज कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जनरली कह देते हैं स्वराज पार्टी। तो ये था इसका, स्वराज पार्टी के लीडर्स दे रिमेन्ड पार्ट ऑफ कांग्रेस। दे फॉट इलेक्शन ऑफ 1923 अंडर द नेम ऑफ स्वराज पार्टी। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि 1923 के इलेक्शन में कांग्रेस ने किस नाम से इलेक्शन लड़ा था, तो आप आंसर दे देंगे स्वराज पार्टी के नाम से लड़ा था। खेड़ा सत्याग्रह was launched by peasants who suffered from poor harvest and rising prices of basic commodities during 1917-18। गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। किसान उस समय, चूंकि फेमिन कंडीशंस थी गुजरात में, मैंने आपको बताया था, उसकी वजह से हार्वेस्ट काफ़ी कम हो गई है और महंगाई भी बहुत बढ़ती जा रही है। तो इसलिए किसानों ने
आंदोलन किया था, वहाँ के सत्याग्रह किया था, बिल्कुल सही है। और इस सत्याग्रह को शुरू करने का इनिशिएटिव लिया था, द इनिशिएटिव फॉर नो रेवेन्यू कैंपेन एट खेड़ा वॉज टेकन अप बाई गांधी जी। तो खेड़ा के किसानों को गांधी जी ने लीड किया है कि वो मूवमेंट को शुरू करें। किसान कह रहे थे कि हमारा पैसा माफ कर दिया जाए, हम रेवेन्यू देने की हालत में नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा उपज नहीं कर पाए हैं। सरकार ने कहा आपको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि हमारा कानून बना हुआ है फेमिन कोड, और फेमिन कोड कहता है कि अगर उपज 25% से कम चली जाए तो ही हम रेवेन्यू माफ करते हैं, और आपकी उपज 25% से कम नहीं गई है। ये बात सही है, उपज कम हुई है लेकिन इतनी कम भी नहीं हुई है कि आप रेवेन्यू नहीं देंगे, क्योंकि फेमिन कोड अलाउ नहीं करता है। इसलिए आपको फेमिन कोड कहता है 25% कम चली जाए और आपकी 25% से ज़्यादा ही है, क्योंकि फेमिन कोड अप्लाई नहीं होता है, इसलिए सभी किसानों को रेवेन्यू देना पड़ेगा। ऐसे में फिर गांधी जी लीड करते हैं खेड़ा के किसानों को। याद रखेंगे इनिशिएटिव गांधी जी ने नहीं लिया था, इसलिए सेकंड रॉन्ग है। इट वाज टेकन अप बाई मोहनलाल पांड्या। गांधी जी बहुत बाद में आए थे। मोहनलाल पांड्या एक लोकल लीडर था, वो ऑलरेडी चला रहा था खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी ज्वाइंड लेटर, गांधी जी ने बाद में ज्वाइन किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। इट वाज मोहनलाल पांड्या, वो खेड़ा सत्याग्रह पहले ही शुरू कर चुके थे। तो सेकंड इज नॉट करेक्ट। बाद में सरकार इंक्वायरी कराती है और बोल देती है कि ठीक है, जो किसान दे सकते हैं उनसे ले लिया जाए, जो नहीं दे सकते उन्हें छोड़ दिया जाए। इस तरीके से खेड़ा में किसानों के साथ जबरदस्ती फिर नहीं हुई थी। गांधी जी के 3 मूवमेंट, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल्स स्ट्राइक 1917-18। इन द डेक्कन रॉयट्स पुट द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। डेक्कन रॉयट्स हुए थे 1975 में, उसके संदर्भ में इनको एक सीक्वेंस में लगाइए। अमेरिकन सिविल वॉर, डेक्कन एग्रीकल्चरल कमीशन, एंड ऑफ कॉटन बूम। देखिए 1860 से शुरू हो जाती है अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिका में जो साउथ के राज्य हैं वो अलग होना चाहते थे, वो एक सेसेशन मूवमेंट चल रहा था, वो अमेरिकन फेडरेशन से अलग होना चाहते थे, तो वहाँ शुरू हो गई थी अमेरिकन सिविल वॉर। इसकी वजह से वहाँ पर कॉटन की खेती कम होने लगी थी, इसलिए भारत से कॉटन जाने लगा था। कॉटन बूम शुरू हुआ था, बहुत किसान कॉटन पैदा करने वाले किसानों को बड़ा फायदा हुआ था। कॉटन बूम शुरू हुआ था, लेकिन जब वह हालात सही हो गए तो ये कॉटन बूम खत्म हो गया। कॉटन बूम खत्म हो जाता है जब, और चूंकि कॉटन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई थी तो किसानों ने खूब लोन ले लेकर, साहूकारों से पैसा ले लेकर, 60 और 70 के दशक में पैसा ले लेकर इन्होंने खूब कॉटन उगाया ताकि एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अचानक कॉटन बूम खत्म हो जाता है, किसानों को लोन देने की हालत सही नहीं है, नहीं दे सकते हैं, तो वो मजबूरी में आ जाते हैं। ऐसे में फिर वहाँ जब सरकार फिर भी ज़्यादती करती है तो उन्होंने फिर डेक्कन रॉयट्स किए हैं, अहमदनगर, पूना वगैरह में तो हुए थे डेक्कन रॉयट्स, बिकॉज किसान कहते हैं कि हम नुकसान में हैं और हमारे ऊपर ज़्यादा रेवेन्यू का लोड या लोन वापस लेने का जोर डाला जा रहा है। तो ये तब जब ये होने लगा तो सरकार ने ये कमीशन बिठाया है, डेक्कन एग्रीकल्चर कमीशन। उसकी रिपोर्ट पर डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट पास हुआ है 1879 में, जिसमें किसानों को रिलीफ दे दी गई है। तो ये सबसे पहले हुई थी अमेरिकन सिविल वॉर, फिर एंड होता है कॉटन बूम। फिर कॉटन बूम जब एंड होता है तो किसान परेशान हो जाते हैं, तो वो आंदोलन करने लगते हैं। उनकी बात सुनने के लिए सरकार ने कमीशन अपॉइंट किया है, कमीशन अपनी रिपोर्ट दे देता है, उसमें किसानों को फायदा हुआ है। तो इट इज 132, पहले 1, 3 एंड 2, टी इज द आंसर। आपको इन क्वेश्चन से बहुत फायदा होने वाला है। ईपीएफओ में तो होना ही होना है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। यूपीपीसीएस में बहुत फायदा होगा, हरियाणा भी होने वाला है। these questions will help. During 19th century, Indian economy was transformed according to the developing industrial economy of England. 19वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था को इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के हिसाब से तब्दील कर दिया गया था, बदल दिया गया था। बिल्कुल सही है, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था और वो वही चीज़ें उगाते थे यहाँ पर जिनका वहाँ पर इस्तेमाल होना है। उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चरल सेटअप को बदल दिया था। कैश क्रॉप्स पे वजन होता था, कॉटन उगाइए, शुगर केन उगाइए, ओपियम उगाइए, नील उगाइए, क्योंकि इनकी वहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत थी, इनका मार्केट था। तो बिल्कुल सही है, 19वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था को अंग्रेजों ने अपने नीड के हिसाब से बदल दिया था। बिल्कुल सही है।
इंडियन इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो बेनिफिटेड एज एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स इंक्रीज। बिल्कुल सही है, भारत का एक्सपोर्ट काफी बढ़ गया था, लेकिन इससे भारतीय इंडस्ट्रीज को कोई फायदा नहीं हुआ था। इंडियन इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप हुई थी, सारा फायदा अंग्रेजी कंपनियों को ही हो रहा था, उनको ही फायदा हो रहा था। इट वॉज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस। तो सेकंड गलत है कि इससे इंडियन औद्योगिक घरानों को फायदा हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ उस समय अंग्रेज ही चलाया करते थे, इंडियंस ना के बराबर उनका दखल हुआ करता था इंडस्ट्रियल सेटअप में। तो इट वाज रॉन्ग कि इंडियन इंडस्ट्रीज को भी फायदा हुआ था, सारी कंपनियां वर ओन्ड बाय द ब्रिटिश। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। India became a supplier of cheap raw material and forced consumer of the industrial goods of England. Indian industrial development was completely subordinated to the British interest. NCERT class 12th। पॉलिटी के क्वेश्चंस ले लेते हैं। Which of the following institutions a person can move directly to if the government does not implement objectives of Part 4th of the Constitution? DPSP से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। DPSP एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एग्जाम के लिए, फंडामेंटल राइट, DPSP बोथ, इवन DPSP इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर DPSP गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट ना करे, पार्ट 4th के ऑब्जेक्टिव्स को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट ना करे, तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है अपनी दरखास्त लेकर, अपनी शिकायत लेकर, अपने मुकदमे को लेकर? क्या सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता है, या हाई कोर्ट जा सकता है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है, या लोक अदालत जा सकता है? मैंने आपको बताया था आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि ये नॉन एनफोर्सेबल है, नॉन जस्टिशिएबल है। अगर सरकारें टीपीएसपी को नहीं इम्प्लीमेंट करती हैं तो कम से कम कोर्ट की कोई इसमें भूमिका नहीं हो सकती है। सरकार के ऊपर है कि वो राइट टू फूड दे या नहीं दे, सरकार के ऊपर रोजगार बढ़ाए ना बढ़ाए। तो इसलिए टीपीएसपी इम्प्लीमेंट ना होने पे कम से कम आप कोर्ट की मदद नहीं ले सकते, डीपीएसपी के बेस पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। ऐसा आर्टिकल 37 कहता है कि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, इनके ना होने की वजह से हम कोर्ट में सरकार के खिलाफ मुकदमा कर दें, ऐसा संभव नहीं है। तो हम चारों में से कहीं नहीं जा सकते जहां तक डीपीएसपी की बात है। राज्यसभा हैज को इक्वल पावर्स विद लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा किन पावर्स में बराबर हैं? इन द रिमूवल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, इन रिकमेंडिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, in the membership of estimates committee, in amending the constitution। देखिए, सरकार को हटाने का काम सिर्फ लोकसभा में होता है। सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, ये राज्यसभा में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब लोकसभा इज ग्रेटर देन राज्यसभा so far as removal of government is concerned, because as per article 75 clause 3 The Council of Minister is responsible to लोकसभा। सरकार आंसरेबल किसको? लोकसभा को है। इसलिए लोकसभा के मेंबर्स यदि चाहेंगे तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर इस्तीफा सरकार को दिलवा देंगे यदि वो पास हो गया। तो राज्यसभा को अधिकार नहीं है। तो पहला में बराबर नहीं है, नीचे है। ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312 में बनती है ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस बननी है तो रिकमेंडेशन राज्यसभा को देनी पड़ेगी। यहाँ पर रिकमेंडेशन लोकसभा नहीं दे सकता, राज्यसभा को देनी पड़ेगी। तो ऑल इंडिया सर्विस की में राज्यसभा इज ग्रेटर देन लोकसभा। लोकसभा कैन नॉट रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। आर्टिकल 312 में बनती है न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस वो होती है जो कैडर बेस्ड होती है, इसके ऑफिसर्स को रिक्रूट सेंटर करता है, लेकिन ये काम राज्य में करते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस 3 है, IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन जुडिशियल सर्विस चौथी सर्विस बनने की बात चल रही है, अगर बनेगी तो 312 में बन जाएगी। तो अगर ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो राज्यसभा रिकमेंडेशन देगा तो बनेगी, यहाँ लोकसभा नीचे है तो भी बराबर नहीं। लोकसभा की एक कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी कॉल्ड एस्टीमेट्स कमेटी। इसमें 30 लोकसभा मेंबर्स होते हैं, ये बजट पे काम करती है। तो ये एक्सक्लूसिव लोकसभा कमेटी होती है, इसमें राज्यसभा के मेंबर बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये भी यहाँ पे भी राज्यसभा नहीं है। लेकिन हाँ, संविधान को अमेंड करने में आर्टिकल 368 में संविधान अमेंड होता है, और अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों ही स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास नहीं करेंगे तो संविधान अमेंड नहीं हो सकता। तो अमेंडिंग पावर में राज्यसभा लोकसभा इक्वल है। अगर दोनों हाउस में से एक ने भी पास नहीं किया तो संविधान में संशोधन नहीं हो सकता।
दोनों पास कर देंगे तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे। राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर नहीं है। अगर लोकसभा राज्यसभा ने 368 में संविधान संशोधन विधेयक पास कर दिया है, राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है वीटो पावर, उनको साइन करना ही पड़ेगा। तो संविधान अमेंड करने में राज्यसभा की बराबर की पावर हुआ करती है। Which of the following parts in the Constitution explicitly mentions, इनमें से कौन से पार्ट संविधान के हैं जो साफ साफ बोलते हैं जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये साफ साफ कहाँ लिखा हुआ है? प्रेम्बल में लिखा है, बिल्कुल लिखा है। फंडामेंटल राइट में लिखा है, नहीं लिखा है। डीपीएसपी में लिखा है, हाँ लिखा है। कहाँ लिखा है? आर्टिकल 38 में लिखा है, द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रोवाइड वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एन ऑर्डर इन विच justice, social, economic and political shall inform all aspects of national life। तो ये जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल आर्टिकल 38 में मेंशन है और प्रियम्बल में तो हुआ ही करता है। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों में मेंशन है। सी इज द आंसर। आर्टिकल 38 भारत को एक वेलफेयर स्टेट बनाने का उद्देश्य बताता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 38 इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 38 इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी का हार्ट एंड सोल कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा संविधान में मेंशन है? संविधान किस दिन अडॉप्ट हुआ, क्या वो तारीख मेंशन है? संविधान किस दिन कमेंस हुआ, क्या ये मेंशन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1975 रिपील किया जाता है, क्या मेंशन है? रिपील ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये मेंशन है। चारों मेंशन है, चारों ही मेंशन है। प्रियम्बल में मेंशन है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया है, ये प्रियम्बल में मेंशन है। कमेंसमेंट होता है आर्टिकल 394 में मेंशन है और आर्टिकल 395 में लिखा हुआ है कि संविधान लागू हो जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो अब तक हमारा संविधान था ये रिपील हो जाएगा और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी रिपील हो जाएगा। ये चारों ही संविधान में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रियम्बल में अडॉप्शन मेंशन है। 26 नवंबर 1949 को डेट ऑफ अडॉप्शन कहते हैं। इसी को संविधान दिवस भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं और 2015 से मनाया जाता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज 26 जनवरी 1950। इस दिन पूरा संविधान लागू हो गया था, उसे डेट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं। और अडॉप्शन के दिन संविधान कुछ लागू हुआ था, पूरा लागू नहीं हुआ था। रिपील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 395 आर्टिकल में मेंशन है कि संविधान लागू हो जाएगा तो ये जो एक्ट है ये कैंसिल हो जाएगा और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो ये चारों मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू अफगान रिफ्यूजीज। जो अफगान रिफ्यूजीज आएंगे इनको कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है? आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ अवेलेबल है, ये सभी के लिए है, नागरिक हो या गैर नागरिक हो। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी अवेलेबल है, ये सभी के लिए होता है। आर्टिकल 19(1)(c) में वर्कर्स एसोसिएशन बना सकते हैं, लेकिन 19 आर्टिकल सिर्फ नागरिकों के लिए है, तो रिफ्यूजीज को नहीं होता है। तो थर्ड अवेलेबल नहीं है। राइट टू कंजर्व देयर लैंग्वेज, ये भी सिटीजन्स के लिए होता है आर्टिकल 29 में, तो ये भी अवेलेबल नहीं है। तो 3 और 4 सिटीजन्स के लिए होते हैं, 1 और 2 नॉन सिटीजन्स के लिए भी हो सकते हैं। तो 3 और 4 आर नॉट अवेलेबल टू अफगान रिफ्यूजीज जो भारत है या आएंगे। इनको राइट टू लाइफ अवेलेबल है, राइट टू इक्वलिटी अवेलेबल है। Special provisions can be made for SCs and STs by the government towards fulfillment of। SCs STs के लिए स्पेशल प्रोविजंस गवर्नमेंट बनाती रहती है, तो ये बनाती है तो क्या फुलफिल करती है? फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी या दोनों? ये दोनों ही फुलफिल करती है। दोनों में ही साफ साफ मेंशन है कि SC ST के लिए काम करना होगा। तो whatever it does towards fulfillment of both fundamental right and DPSP। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में माना जाता है कि SC STs भी कवर्ड हैं। आर्टिकल 15(4) में साफ साफ लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं SC STs के लिए। आर्टिकल 16(4) में एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं SC STs के लिए। 16(4) में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। 16(4)(a) में प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है SC STs को। आर्टिकल 46 साफ साफ कहता है वीकर सेक्शंस के लिए काम किया जाए including SCs and STs। इसलिए both fundamental right and DPSP specifically mentions special provisions shall be made for SCs and STs। तो दोनों ही सही हैं। So this completes session 4 of
EPFO MCQs. Hope you enjoyed the session.